Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today organizational structure, and by the end of this lecture, you will be able to understand what is an organizational structure, why do businesses form an organizational structure, how organizational structure looks like, apply the concept of organizational structure on a real life businesses such as school or any organization, advantages and disadvantages of having a clear organizational structure, levels of hierarchy and job roles in an organizational structure. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। ये सारे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस लेक्चर में आज मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहले देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू एन इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ अ बिजनेस, शोज हाउ द मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड लिंक्ड टुगेदर एंड हाउ द अथॉरिटी इज पास थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी बात को गौर से समझो। आप परचून की दुकान पे जाते हैं, आप देखते हैं एक बंदा है, वही हायरिंग फायरिंग भी कर रहा है, वही लोगों को नौकरी पे भी रख रहा है, वही ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है, वही सामान भी बांध के लोगों को दे रहा है, वही गवर्नमेंट के किसी आदमी के साथ भी डील कर रहा है, बिजली का बिल भी वही भर रहा है, गल्ले को भी वही संभाल रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके अंदर उमूमन एक ही आदमी सारे काम करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करते हैं, आप देखिएगा कि वही एक छोटी सी परचून की दुकान जब एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनती है, जैसे 2-3 दुकानें लेके जब वो एक प्रॉपर स्टोर बना लेते हैं, तो फिर वहां पे वो एक अकाउंटेंट रखते हैं, वो इन्वेंट्री के लिए बंदा रखते हैं, शाम को बंदे आते हैं, उनका काम होता है वो नोट करते हैं। अब ये सेठ साहब आप देखेंगे ये बैठा हुआ होता है, ये इंतजार कर रहा होता है कि इसके मतलब का, इसके लेवल का क्या काम आए तो ये उस काम को डील करेगा। यहां से जब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एक फॉर्मल शक्ल इख्तियार करना शुरू करता है, वहां पे एक प्रॉपर क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब इस डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है एक इंटरनल, यानी अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेमवर्क, काम कैसे चलेगा, मैनेजमेंट कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, लोग किन किन ओहदों पे बैठे हैं, क्या क्या काम करने के जिम्मेदार हैं, और आपस में हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर, आपस में उनके क्या ताल्लुक हैं, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन किसको रिपोर्ट नहीं करता, कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन किसको अकाउंटेबल नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस द ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्सेज। देखो मैंने यहां पे वर्ड जानबूझ के रिसोर्सेज का लिखा है। रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका सबसे अहम और सबसे कीमती असासा, उसका रिसोर्स उसके एम्प्लॉइज होते हैं, उसके वो वर्कर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो गौर से पढ़ो, मीन्स ऑफ ग्रुपिंग हाउ द वर्कर्स, यानी उसके अहम तरीन रिसोर्सेज एट डिफरेंट लेवल, दे आर डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ दे आर यूजिंग देयर पावर्स एंड पोजीशन। बात को गौर से समझो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल के ऊपर जो उसके सबसे अहम तरीन रिसोर्सेज हैं, उसके असासे हैं, वो उसके एम्प्लॉइज हैं। हर लेवल पे वो कैसे बैठे हुए हैं और कैसे अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे अपनी पोजीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें क्लियरली आइडेंटिफाई करता है एक क्लियर बना हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई यहां तक बात? अभी मैं इसके अंदर आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा, उसे स्कूल पे अप्लाई करेंगे, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये लेक्चर पूरा का पूरा देख लिया, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, चाहे आप बीबीए के, एमबीए के, ए लेवल्स के जो भी स्टूडेंट हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और टीचर के पास जाके सेम टॉपिक को समझने की। आगे बढ़ते हैं जनाब।
Why businesses form organizational structure? सवाल यह है कि businesses organizational structure को फॉर्म क्यों करते हैं, ये सवाल आता है एग्जाम के अंदर। इसका जवाब बड़ा सादा है और सिंपल है, मैंने लिखा है a small business such as a sole proprietorship, जो परचून की दुकान है, मोची की दुकान है, या इलेक्ट्रिक वालों की दुकान है, has an informal organizational structure, इनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो इनफॉर्मल होता है। इंडिविजुअल ओनर हैज टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, वही मार्केटिंग भी करता है। बाजी आप लोग आए नहीं, क्या बात है, आप लोग बड़े अरसे से सामान सौदा लेने के लिए नहीं आ रहे, वही मार्केटिंग कर रहा है, वही लोगों से मिल रहा है, वही मोहल्ले के अंदर जा रहा है, वो सारे काम कर रहा है। जरूरत नहीं है, जब वो सोल प्रोप्राइटरशिप एक प्रॉपर बिजनेस बनता है तब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब जॉब डिवाइड हो गई अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। अब लोग अपनी अपने एरियाज के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आपको अकाउंटेबिलिटी लानी है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन अ बिग बिजनेस क्या मतलब है? मोस्ट बिजनेसेस नीड अ फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हेल्प अ बिजनेस टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली ड्यू टू टू रीजंस। जब एक बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है, एक ढंग का बिजनेस बनता है, एक प्रॉपर बिजनेस बनता है, इस बिजनेस को जरूरत होती है, जरूरत पड़ती है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, दो रीजंस की वजह से। पहला है अकाउंटेबिलिटी और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? शोज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पार्टिकुलर जॉब। देखो मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में खाना जल जाता है, खाना खराब हो जाता है, सबसे पहले आवाज किसको लगती है? अम्मी खाना जल रहा है, यही होता है, ऐसा ही होता है। अब्बू मोटर पानी नहीं उठा रही, यही आवाजें चलती हैं घरों के अंदर। क्यों लगती हैं? क्योंकि वी नो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। अम्मी रिस्पॉन्सिबल हैं किचन के मामलात को देखने के लिए, चलाने के लिए। घर की इलेक्ट्रिक की चीजें या ये सारे मामलात को नॉर्मली अब्बू देखते हैं। अगर बिल भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दादा जान की है तो हम कहते हैं दादा जान, या अम्मा कहती हैं अब्बा जान बिल की आखिरी तारीख निकल जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, अगर वो खाना जल गया अम्मी रिस्पॉन्सिबल हैं, अम्मी को पूछा जाएगा अम्मी खाना क्यों जल गया था। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग स्टाफ। अब इस कॉन्सेप्ट को हम बिजनेस पे लेके आ जाते हैं। मार्केटिंग स्टाफ अगर प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर रहा, अगर बिजनेस की सेल इंक्रीज नहीं हो रही, मार्केटिंग स्टाफ नए कस्टमर्स को लाने में फेल हो गया है, तो अकाउंटेबल कौन होगा? मार्केटिंग स्टाफ होगा। आप फाइनेंस वालों को नहीं पूछेंगे कि भाई हमारे कस्टमर बेस क्यों नहीं बढ़ रहा, हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, हमारे पास नए वॉक इन कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे। आप फाइनेंस वालों से नहीं पूछेंगे, आप मार्केटिंग वालों से पूछेंगे। हाँ, अगर फाइनेंस वाले बजट नहीं दे रहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप यूजुअली मार्केटिंग वालों से पूछेंगे भाई ये क्या हो रहा है भाई साहब। अकाउंटेबिलिटी, हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट, पहला रीजन। दूसरा रीजन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट जॉब, शोज हु इज इन चार्ज ऑफ होम एंड इन व्हाट रोल। किसके ऊपर कौन इंचार्ज है? बहन किचन में खाना पका रही है, बहन के ऊपर इंचार्ज कौन है? अम्मी। शादी होके नई लड़की आती है, किचन के अंदर जाके खाना पकाना शुरू करती है, उसके ऊपर इंचार्ज कौन है? सासू माँ। बात समझ रहे हो? घर में आपने नैनी रखी है, खाना पकाने वाली मासी रखी है, उस पे इंचार्ज कौन है? अम्मी। बात को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल द ऑपरेशन डायरेक्टर इज बीइंग इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन वर्कर्स। मार्केटिंग का डायरेक्टर मार्केटिंग की टीम का रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंस का डायरेक्टर फाइनेंस की टीम का रिस्पॉन्सिबल है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करता है। जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इसका मैनेजर है, ये इस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, मुझे इससे बात करनी है। अलग अलग बंदों से दाएं बाएं बात नहीं करी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, तो सर दीवारों से मारोगे, समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है और करना क्या है। आगे बढ़ते हैं जनाब।
दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। गौर से देखो, ये है आपके ऊपर कौन बैठे हुए जी, चेयरमैन बैठे हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं। अब गौर से चेक करो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये क्या है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये कौन सा है आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये कौन सा है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये कौन सा है आपका एचआर डिपार्टमेंट। अब मेरी बात को गौर से समझो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे हैं। देखो, सेल्स वाले आंसर एचआर को नहीं करेंगे अगर इनसे गलती हो जाएगी, सेल्स वाले आंसर अपने मार्केटिंग डायरेक्टर को हैं, रीजनल मैनेजर्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मार्केटिंग डायरेक्टर को आंसरेबल हैं। ऐसा नहीं होगा कि जनाब ये जो हमारा फाइनेंस का अकाउंटेंट है या ये क्रेडिट कंट्रोलर है, इसके पास मार्केटिंग वाला आके पूछ रहा है कि हाँ जी हमारी सेल क्यों नहीं बढ़ रही। अगर ऐसा है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करो तो फौरन छोड़ देना, कोई कैरियर नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। हमेशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर हो, तुम्हें पता हो कि तुम्हारा बॉस कौन है और तुम्हें पता हो कि किसको तुम आंसरेबल हो। हर तरफ से अगर तुम्हारी बजाई जाएगी ना दिमाग की, तो किसी भी जगह काम नहीं करोगे, किसी भी जगह कामयाब नहीं हो पाओगे। गौर से समझने की कोशिश करो, दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। बड़ी मेहनत से बनाया है, अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट में बताना कि सर हमें अभी भी क्लियर नहीं हुई ये बात। इसी तरह से एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, इस एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आप देखें कि स्टाफ की अप्रेजल का मामला, अप्रेजल के ऊपर मेरी वीडियोस आएंगी जब मैं एचआर के टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। स्टाफ की अप्रेजल का मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले नहीं डील करेंगे, अप्रेजल का मामला एचआर डील करेगा। ये उसका, अगर प्रॉपर अप्रेजल नहीं हुई, गलत हायरिंग हो गई, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग सही नहीं हो रही, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये मार्केटिंग वाले नहीं, एचआर वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। बंदा गलत लिया है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की, कौन रिस्पॉन्सिबल? एचआर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ आई? इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नजर आता है जिससे बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन अकाउंटेबल है और कौन किसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस टीम का रिस्पॉन्सिबल, कौन किस बंदे का रिस्पॉन्सिबल, कौन अपनी जॉब पे अकाउंटेबल। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। इसी चीज को मैं मजीद खूबसूरत अंदाज में आपको पढ़ाऊंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अब हम अप्लाई करेंगे एक स्कूल के ऊपर। मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल है, टॉप की पोजीशन पे है। देखो ये मैंने सारी डिटेल्स तो लिख दी है, लेकिन मैं आपको इसी ग्राफ से ले जाके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये मैंने एक स्कूल का, जैसे मेरा एक स्कूल है, मैंने अपने स्कूल का ही समझ लें आप, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उठा के आपको रख दिया। सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है जी? मैं बैठा हूं, यानी प्रिंसिपल। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर हेड टीचर कहते हैं, हेड मास्टर कहते हैं, तो आप ये समझ लें कि जी प्रिंसिपल है। सबसे ऊपर कौन बैठा है? प्रिंसिपल। अब इसके नीचे डिप्यूटी हेड्स और डिप्यूटी प्रिंसिपल्स हैं। देखो ये वाला जो डिप्यूटी हेड है, गौर से देखो, ये वाला जो डिप्यूटी हेड है ये करिकुलम का डिप्यूटी हेड है, करिकुलम का डिप्यूटी हेड है। और ये वाला जो डिप्यूटी हेड है ये स्टाफिंग का डिप्यूटी हेड है, लोगों को रखने का, लोगों को फायर करने का, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट का डिप्यूटी हेड ये है। ये बंदा इस टीम के किसी बंदे से उसकी अगर जॉब में कमी आ जाती है उससे पूछ नहीं सकता, हायर तो कर लिया है लेकिन आंसर ये बंदा इसी को देगा, करिकुलम वाले को देगा, क्योंकि यहां ये पूरी एक एकेडमिक टीम बैठी हुई है। ये एचआर वाले बैठे हुए हैं, ये पेस्टोरल बैठे हुए हैं, बच्चों के मामलात होते हैं, टीचर्स के मामलात होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डील करना है, फॉर्म ट्यूटर्स के मसले हैं, ये सारे कौन डील करेंगे? ये डेप्यूटी हेड्स डील करेंगे पेस्टोरल के। इन डेप्यूटी हेड के नीचे हेड ऑफ द ईयर, यानी हर ईयर नॉर्मली हेड्स यूजुअली चेंज हो जाते हैं, उनके नीचे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके नीचे फॉर्म ट्यूटर्स हैं। यहां पे अगर आप आ जाते हो तो आपके डेप्यूटी हेड जो करिकुलम का है, इसके नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। इसके नीचे एक डिपार्टमेंट है, इसके नीचे साइंस डिपार्टमेंट है, इसके नीचे ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट है, आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, बिजनेस का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, साइंस का डिपार्टमेंट है, मैथ्स का डिपार्टमेंट है, और फिर फर्दर उनके नीचे लोग हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई कर दिया किस पे? आपके एक स्कूल के ऊपर। और जब स्कूल पे अप्लाई किया तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी क्लियर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी, दो चीजें। ठीक है, क्लियर? आगे मूव करते हैं जनाब। अच्छा, लेवल्स ऑफ हायरार्की क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ हायरार्की क्या होते हैं? अब
इसमें लोग इसको हायरार्की भी पढ़ते हैं यूजुअली। दूसरा आर साइलेंट होता है, लेवल्स ऑफ हायरार्की कहते हैं इसको। द हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच डिवाइड्स द पोजीशन इन अ कंपनी इनटू सेवरल लेवल्स। पोजीशंस को लेवल 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 पे डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग सिस्टम। कौन किस रैंक पे है? मेरा जो स्कूल है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं टॉप के ऊपर हूं क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। मेरे नीचे एक अगला लेवल है जहां पे हेड्स बैठे हुए हैं, उनके नीचे एक अगला लेवल, फिर उनके नीचे एक अगला लेवल। अब मेरी बात को यहां गौर से समझना, एक नया कॉन्सेप्ट इधर इंट्रोड्यूस करूंगा मैं लेवल ऑफ हायरार्की के अंदर, उसे कहते हैं लाइन मैनेजर। अब ये लाइन मैनेजर की जो डेफिनेशन है इसको पहले पढ़ लो, फिर मैं आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे के समझाऊंगा लाइन मैनेजर कौन होता है और लेवल्स ऑफ हायरार्की किसे कहते हैं। लाइन मैनेजर कहते हैं, लाइन मैनेजर्स आर द पीपल हु हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ देयर डिसीजन। यानी लाइन मैनेजर वो बंदा है जो मेरे डायरेक्टली ऊपर काम करेगा। यानी मैं किसी लेवल पे काम कर रहा हूं, मेरे बिल्कुल ऊपर एक बंदा काम कर रहा है, वो अपने डिसीजंस का रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने फैसले लेने का रिस्पॉन्सिबल है, और मेरा लाइन मैनेजर वो बंदा है जो डायरेक्टली मेरे ऊपर काम कर रहा है क्योंकि मैं आंसरेबल डायरेक्टली सिर्फ उसको हूं। आगे बढ़ो और अब आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, फिर आपको समझ आएगा। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेवल ऑफ हायरार्की की। यहां पे गौर से देखो, सबसे ऊपर अपने स्कूल में मैं बैठा हूं, ठीक है। मेरे नीचे मेरा जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑनलाइन एकेडमी है और जो मेरा फिजिकल स्कूल है, उसमें सबसे ऊपर मैं बैठा हूं, मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। मेरे नीचे गर्ल्स साइड की हेड, बॉयज साइड का हेड। गौर से समझो, मेरे नीचे गर्ल्स साइड की हेड, बॉयज साइड का हेड। उसके नीचे हमारे एकेडमिक हेड, उसके नीचे हमारे पेस्टोरल हेड, उसके नीचे हमारे करिकुलम हेड, मिसाल के तौर पे, ठीक है। एक लेवल ऑफ हायरार्की, फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की ये रहा, उसके नीचे दूसरा लेवल ऑफ हायरार्की, फिर इसके नीचे तीसरा लेवल ऑफ हायरार्की, फिर इनके नीचे दो मैनेजर्स काम कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये मैनेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं? क्योंकि इनके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं और जो लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं वो इनको आंसरेबल हैं। इस खातून के, पिंक वाली खातून की जो लाइन मैनेजर है वो ये ब्लू वाला बंदा है। ये खातून इसको आंसरेबल हैं डायरेक्टली, ये खातून इसको डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है, ये खातून इससे आंसरेबल हैं। इनका लाइन मैनेजर ये है। आंसरेबल किसको हैं? ये हैं। ये डिसीजन ले रहा है, ये फैसला ले रहा है और अपने फैसले की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? अब देखो, अब मुझे गिन के बताओ जल्दी से, मैं 3 सेकंड दूंगा, मुझे गिन के बताओ, 3 सेकंड गिन के बताओ कि कितने लेवल ऑफ हायरार्की आप इस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। जल्दी, 1 2 3। ओ, समय समाप्ति की घोषणा जनाब। लेवल ऑफ हायरार्की नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 5 लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं। गौर से देखो, 1 2 3 4 5। बात समझ आई? ये 5 लेवल ऑफ हायरार्कीज हैं इसके अंदर। देखो, एक बात और गौर से समझना, लेवल ऑफ हायरार्की वर्टिकली काउंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टली काउंट नहीं किया जाता। कभी ऐसे मत गिनना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिपार्टमेंट्स हैं जी, तो ये लेवल ऑफ हायरार्की इसका 9 है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। आपने लेवल ऑफ हायरार्की देखना है, यहाँ 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 कितने लेवल से ऑर्डर होता हुआ आएगा। ये बंदी ऑर्डर देगी इसे, ये ऑर्डर देगा नीचे, ये ऑर्डर देगी नीचे, ये ऑर्डर देगा नीचे अपनी टीम को। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्योंकि क्लियर है, ये बंदी इसको आंसरेबल नहीं है। बात समझ आ रही है यहां तक? ये इसको आंसरेबल नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, टीम्स और डिपार्टमेंट्स डिवाइड हुए हुए हैं।
आगे मूव करते हैं जनाब। अच्छा, अब जो मैंने आपको सारी बात बताई थी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एट टॉप देयर इज अ CEO, फिर चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्ला 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 ब्ला। बात को रिपीट करने का मुझे कोई शौक नहीं है, चाहो तो इसकी तस्वीर ले लो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। ठीक है, मूव करते हैं जी। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर और साफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो उसका सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर होती है। वर्कर्स को पता होता है कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएंगी और उन्हें रिस्पॉन्ड कहाँ करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल का बहुत सिस्टम होता है, वर्कर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि हमने किसको ईमेल भेजनी है, किस को हमने सीसी में लेना है, किन किन यूजलेस लोगों को हमने सीसी में नहीं लेना है। तो पहली चीज, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल लीड टू इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को यही नहीं पता कि हमने आंसर किसको करना है, अरे भाई ये ईमेल किसको आ गई, किसकी तरफ से आ गई, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा, मेरा बॉस कौन है भाई, अगर यही क्लियर नहीं है तो एफिशिएंसी किसी सूरत भी नहीं आएगी, रिपीटेशन ऑफ वर्क होगा, कम्युनिकेशन का लैक होगा और बहुत ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। नंबर 2, मोटिवेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज, वर्कर्स, काम करने वाले मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिशेस डिपार्टमेंट टीम्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब हम एक टीम में काम करते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है मैं एक कंपनी में काम करता था, हम लोग सेम एज ग्रुप था तो हम लोग सारे आपस में बड़े अटैच थे, हम लोग एक दूसरे का इंतजार करते। अगर हम में से कोई एक नहीं आता था तो दूसरा अक्सर अर्ली लीव लेके चले जाता, यार मजा नहीं आ रहा डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब आप टीम्स में काम करते हैं आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है लोगों के साथ। बात समझ आ रही है? जब इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है तो एक टीम क्रिएट हो जाती है, खुद ब खुद आपको मजा आने लगता है, आप मोटिवेटेड हो जाते हैं काम करने के लिए, बिकॉज यू नो कि आपके साथ कौन काम कर रहा है, आप किसको आंसर मिले, किसको आंसर नहीं है। आगे मूव करते हैं जनाब। डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे। 2 डिसएडवांटेज। सबसे पहले आइसोलेशन हो जाती है जब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करते हैं, मगर बिजनेस के स्टूडेंट्स को ये पता होने चाहिए कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला आइसोलेशन हो जाती है। मैं एक कंपनी में काम करता था, हमें कख नहीं पता होता था कि जनाब फ्रंट एंड के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसमें कौन कौन काम करता है। हम अक्सर बस हाथ वाथ धोने के लिए जाते थे वॉशरूम में, या हम उस डिपार्टमेंट से गुजरते थे तो लोगों को देख लेते थे, आइसोलेट होते थे। हमारा क्यूबिकल डिफरेंट होता था, उनका क्यूबिकल डिफरेंट होता था, उसमें हम बैठे होते थे, हमें कुछ नहीं पता चलता था वहां पे कौन आ रही है या कौन आ रहा है, नथिंग। सो सबसे पहले आइसोलेशन हो जाती है। दूसरी चीज इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। हायरार्किकल, ये मैं पढ़ के समझाऊंगा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर आल्सो टेंड टू बी रादर इनफ्लेक्सिबल। इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम्स व्हेन आर द चेंजेस इन द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट दैट रिक्वायर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स चेंज। देखो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे रिजिड हो जाते हैं तो कभी कभी इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होता है। उमूमन इस वक्त जो दुनिया की बदलती हुई ड्रास्टिक सूरत हाल है बिजनेस वर्ल्ड की, उसके अंदर फिजिकल फ्लेक्सिबल लोग चाहिए, फ्लेक्सिबल टीम चाहिए, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट चाहिए एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी चाहिए कि एक बंदा मल्टी टैलेंटेड हो, वो थोड़ा फाइनेंस को भी संभाल सकता हो, थोड़ा मार्केटिंग को भी संभाल सकता हो, थोड़ा HR को भी संभाल सकता हो एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप बिल्कुल टीम्स में काम करते हैं तो इनफ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म हो जाती है। This was my lecture on organizational structure. उम्मीद करता हूं आपको आज का ये organizational structure का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें। यकीन कीजिए बहुत फायदा होगा बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।